अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने शो में लेट्स टॉक में दो बहुत इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज के साथ यहाँ पे हैं, जो जिनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जो बड़े यंग फार्मासिस्ट हैं, बड़े डायनेमिक हैं दोनों अपने प्रोफेशन को लेके, और इनकी बड़ी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस हैं। यंगस्टर्स को बड़े अच्छे तरीके से ये लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रोफेशन को बड़ा अच्छा इन्होंने अपलिफ्ट करने में रोल अदा किया है। और काफी हमने जब भी इनको देखा है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, हमेशा ये लोग बड़े पॉजिटिव बात करते हुए नजर आते हैं, बड़ी एनर्जेटिक और बड़े हमेशा अपने प्रोफेशन को डिफेंड करते हुए नजर आते हैं। दोनों ही कुछ ऐसी फील्ड से मुंसलिक हैं जो कि एक फार्मेसी के अंदर, अब जो हम देखते हैं फार्मासिस्ट का पास्ट में उस फील्ड के अंदर ज्यादा जो है हमने रोल नहीं देखा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे कि हमारा प्रोफेशन अपलिफ्ट हो रहा है और फार्मासिस्ट के रोल जो है उसको लोगों को समझ आना शुरू हुई है, तो अब हमारे लोग, हमारे अपने फार्मासिस्ट कम्युनिटी जो है उन रोल्स के अंदर जब से फिट इन हो रही है, तो अब हम देखते हैं कि लोग हमारा रोल एक्सेप्ट भी करते हैं। और जब हमारे ये अपने फार्मासिस्ट इतने यंग, एनर्जेटिक और डायनामिक उन फील्ड्स में एंटर होते हैं, तो वो अपने आप को वहां पे मनवा भी रहे हैं। तो हमारे साथ आज हैं फुरकान काजी और ज़िशान अरशद। कैसे हैं जी आप दोनों? अल्लाह के शुक्र मैम, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल इतना आपने जो ग्रेट वर्डिंग्स के साथ हमें इंट्रोड्यूस करवाया है, अच्छा लगा सुन के। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है। उम्मीद है आप भी खैरियत से होंगे। जी बिल्कुल। फुरकान, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू डॉक्टर मदिया, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका, और थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। अच्छा लगा, और इंशाल्लाह मेरी नेक तमन्नाएं और दुआएं हैं कि हम इस चीज़ को आगे लेके परसू कर सकें, और जो हमारा मेन मकसद है वो हम अचीव करना है। जी बिल्कुल। हम आप लोगों की सबकी सपोर्ट से इंशाल्लाह हम वो अपना ये गोल जो है अचीव करेंगे। हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया इसीलिए कि हम उन फार्मासिस्ट की यहाँ पे वॉइस को रेज कर सकें जो वाकई ही प्रोफेशन के अंदर कोई सिग्निफिकेंटली अपना रोल प्ले करें, जो प्रोफेशन को के लिए कोई पॉजिटिव बात करते हैं, और बाकी लोग ताकि उनसे इनकरेज्ड और मोटिवेटेड फील हो। अच्छा, आज हम जो स्पेसिफिकली आप दोनों को आज हमने जो जहमत दी है, वो हम एक टॉपिक पे बात तो करेंगे, लेकिन हम फ्रीक्वेंटली आप दोनों को जरूर अपने शो के अंदर डिफरेंट और हवालों से भी बुलाते रहेंगे, क्योंकि माशाल्लाह आप दोनों की जो एक्सपीरियंस है वो काफी हम कह सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल आप लोगों का एक्सपीरियंस आप लोग ले चुके हैं। तो आज तो हमने आपको स्पेसिफिकली हॉस्पिटल प्रोक्योरमेंट के सिलसिले में बात करने के लिए अपने शो में इनवाइट किया है, लेकिन आगे हम इंशाल्लाह आपको सप्लाई चेन से, क्योंकि ज़िशान का माशाल्लाह काफी एक्सपीरियंस है सप्लाई चेन को भी लेके, और आपका माशाल्लाह फुरकान, आपका काफी एक्सपीरियंस है हेल्थ इंफॉर्मेशन के ऊपर, आपने काफी अच्छा और एक्सटेंसिव काम किया है। तो हम अपने अगले शोज में आप लोगों को उनके लिए भी जहमत देंगे, और फिर जब हम लाइव सेशंस की तरफ जाएंगे तो तब भी हमारे जो व्यूअर्स हैं आप दोनों को उसके अंदर भी बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए देखेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी डिस्कशन हॉस्पिटल प्रोक्योरमेंट के हवाले से। हमने हमेशा ये देखा है कि पास्ट के अंदर हॉस्पिटल्स के अंदर, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर है चाहे वो प्राइवेट सेक्टर है, हमने वहाँ पे हमेशा ये देखा है कि ज्यादातर ये वाला प्रोक्योरमेंट का रोल जो है वो डॉक्टर्स या फिजिशियंस इसको लीड करते रहे हैं। लेकिन अभी कुछ अरसे से एक शिफ्ट आया है जिसमें फार्मासिस्ट माशाल्लाह हमें उन रोल्स के अंदर जो है वो नजर आ रहा है। तो मैं आप दोनों से बारी बारी इस चीज के ऊपर आप लोगों की ओपिनियन लेना चाहूंगी कि आप यहाँ पे जो हमारे यंग फार्मासिस्ट या बहुत से लोग आपको देख रहे हैं जो कि इस रोल को उस तरीके से परसीव नहीं कर पाते, आप काइंडली हमें एक तो थोड़ा सा हाईलाइट करें कि ये रोल क्या है, और किस तरीके से अब आप लोग जो हैं, आपने ये शिफ्ट जो हुआ है और आप लोग उन पोजीशंस में गए हैं, तो क्या चैलेंजेस आप लोग फेस कर रहे हैं, किस तरीके से आप उस चीज को लेके चल रहे हैं, और प्रोक्योरमेंट का जो प्रोसेस है ये किस तरीके से इसका इनिशिएटिव लिया जाता है किसी भी हॉस्पिटल में। तो सबसे पहले हम फुरकान आपको आपसे ओपिनियन ले लेते हैं और फिर हम ज़िशान से लेते हैं। अच्छा डॉक्टर मदिया, आपने दो बातें की। आपने कहा जी कि हॉस्पिटल प्रोक्योरमेंट का रोल जो है वो भी उसमें कुछ अरसे से पैराडाइम शिफ्ट आया है, और पहले डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट थी, लेकिन रिसेंटली हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि उस सारे जो प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है उसमें फार्मासिस्ट भी अपने प्ले कर रही है। पहली तो बात, ये बात बिल्कुल ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम हम देख रहे हैं जो भी स्मॉल मिडिल या लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ पे प्रोक्योरमेंट में फार्मासिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा एविडेंट हो रहा है। रोल डिफाइन करने से पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं बेसिकली प्रोक्योरमेंट होती क्या चीज़ है। ऑन तो प्रोक्योरमेंट को समटाइम्स हम
जो परसीव करते हैं ना जनरल मास्टर्स में, वो हम उसको रॉन्गली परसीव करते हैं। प्रोक्योरमेंट बेसिकली एक इंटायर एक प्रोसेस में से एक छोटा सा उसका कंपोनेंट, छोटा तो नहीं लेकिन उसका एक कंपोनेंट है। बेसिकली जो इंटायर प्रोसेस है ना, उसको हम सप्लाई चेन कहते हैं। सप्लाई चेन वाले ही कंपोनेंट, उसका एक पार्ट प्रोक्योरमेंट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी कभी लेटर डिस्कशन पे हम सप्लाई चेन के डिफरेंट मॉड्यूल्स भी डिस्कस करेंगे, जैसे आपको बताया डॉक्टर ज़ेशान का इस बारे में ऑलरेडी एक्सपीरियंस है। अच्छा, प्रोक्योरमेंट की जहाँ तक बात है, प्रोक्योरमेंट में हम प्राइमरीली डील करते हैं हॉस्पिटल प्रोक्योरमेंट। हम मेडिसिन की रिक्वायरमेंट से स्टार्ट इनिशिएट हम करते हैं, मेडिसिन की रिक्वायरमेंट को हम क्वांटिफाई करते हैं, फिर हम जो अप्रोप्रिएट प्रोक्योरमेंट मेथड्स हैं, जिसमें डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट, इनडायरेक्ट प्रोक्योरमेंट, उस पर हम फोकस करते हैं। देन हम मूव करते हैं कि जिन जिन सप्लायर से हम प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, उनकी प्री क्वालिफिकेशन, क्वालिटी को मेंटेन करना, क्योंकि जो प्रोक्योरमेंट का जितना प्रोसेस है ना, वो बेसिकली डील कर रहा होता है विद द सप्लाई ऑफ क्वालिटी कमोडिटीज या क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू द एंड कंज्यूमर। अच्छा, तो देन जब आप इन सारे स्टेप्स को प्री रिक्विजिट्स को मीट कर लेते हैं, सप्लायर की क्वालिफिकेशन हो जाती है, तो फिर उस आप प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में टेंडर की इन्विटेशन टू टेंडर देते हैं बिडर्स को। बिडर्स उस पर पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट की एसेंस है ना, वहाँ पे फार्मासिस्ट का रोल आता है कि वो कैसे मेडिसिन की क्वालिटी को नंबर 1 इंश्योर करते हैं, नंबर 2 जो वो मेडिसिन ले रहे हैं आइदर दे आर गेटिंग दोज मेडिसिन एट द कॉस्ट इफेक्टिव प्राइसेस, नंबर 3 जो भी आपकी प्रोक्योरमेंट के रूल्स एसओपीज हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के, आइदर जो आपकी प्रोक्योरमेंट के मेथड्स हैं वो उनसे कंप्लाइंट या नहीं। अच्छा, फार्मासिस्ट का अभी विद द पैसेज ऑफ टाइम रोल जो मोस्टली नजर आ रहा है, वो तो एक्टिव प्रोक्योरमेंट में आ रहा है, और साथ ही साथ जो बैक एंड पे प्रोक्योरमेंट है, बैक एंड पे प्रोक्योरमेंट से मेरा मुराद ये है कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और स्मॉल साइज प्राइवेट आप कह लें या सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उनकी प्रोक्योरमेंट एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स एंड रूल्स के अकॉर्डिंगली होती है। नंबर 2 एक सेट फॉर्मूलरी या हॉस्पिटल एक मेडिसिन लिस्ट है जिनकी आपने प्रोक्योरमेंट करनी है। फार्मासिस्ट का रोल वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और अभी मल्टीपल मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे हॉस्पिटल हैं जो फार्मासिस्ट को जो थेरेप्यूटिक्स कमेटी है उसका एक्टिव मेंबर के तौर पे इंक्लूड कर रहे हैं। लास्टली अगर मैं बताना चाहूँ कि प्रोक्योरमेंट का मैं बेसिकली सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, और वहाँ पे जो मेरा मेजर रूल्स में से रोल है वो प्रोक्योरमेंट ऑफ मेडिसिन है, सर्जिकल डिस्पोजेबल है, इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट्स है। अब लास्टली मैं कहूँगा कि फार्मासिस्ट का रोल सारा प्रोक्योरमेंट के टिल स्टेप 1 से लेके लास्ट स्टेप तक है, जिसमें उन्होंने ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना है, मेडिसिन, सर्जिकल, इलेक्ट्रोमेडिकल और जो भी कमोडिटीज हैं उनकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करना है। नंबर 3 जो आपका प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है वो ओपन टू एवरीवन होना चाहिए, फेयरनेस आपने सपोर्ट करना है, और कंपटीशन होना चाहिए। लास्टली जो भी प्रोक्योरमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो इस सारे प्रोसेस की अकाउंटेबिलिटी करते हैं। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच फुरकान, आपने काफी इसको एक्सप्लिसिटली हमें ये डिस्क्राइब किया कि बेसिकली उन तमाम लोगों के लिए भी कि प्रोक्योरमेंट क्या है। ज़ेशान, माशाल्लाह आपका काफी इस फील्ड में काफी अरसे से एक्सपीरियंस भी है, और माशाल्लाह आपने अदरवाइज आपने सप्लाई चेन के ऊपर आपकी काफी कमांड है, तो मैं आपसे प्लीज इसके ऊपर थोड़ी सी आपका भी ओपिनियन और थोड़ा सा हाइलाइट्स आपसे भी चाहूंगी। फुरकान ने काफी डिटेल में ब्रीफ कर दिया है, और जब मैं फुरकान ने काफी डिटेल में ब्रीफ कर दिया है, और जब हमने स्टार्ट किया था अपना प्रोफेशनल करियर बैक इन लाइक 2008, उस टाइम पे फार्मासिस्ट की जो प्रोक्योरमेंट में रोल था वो उस तरीके से हाईलाइटेड नहीं था जैसे आजकल में हाईलाइट किया जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के अंदर एक पोजीशन अनाउंस की है जिसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फार्मासिस्ट को भी उन्होंने एलिजिबल रखा है, और फार्मासिस्ट बहुत सारे फार्मासिस्ट ने उस पोजीशन को सिक्योर भी किया। अगर मैं बात करूं प्रोक्योरमेंट में फार्मासिस्ट के रोल की, तो फार्मासिस्ट जो है वो ये फील्ड बनती ही, डोमेन बनती ही फार्मासिस्ट की है। हॉस्पिटल में प्रोक्योरमेंट में, असल में प्रोक्योरमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं जो सिंगल एंटिटी प्रोक्योरमेंट के अंडर ही कंसीडर किए जाते हैं। लाइक मेडिसिन की बात कर लें, अगर सर्जिकल डिस्पोजेबल आइटम्स की बात कर लें, इलेक्ट्रोमेडिकल इक्विपमेंट्स की बात कर लें, और कोई और मशीनरी आनी है हॉस्पिटल में, तो वो सारी प्रोक्योरमेंट के हेड के अंदर ही आ रही थी।
इसमें भी फार्मासिस्ट जो है वो अभी इतने तो एलिजिबल हो गए हैं कि वो इन तमाम डोमेन्स को कवर कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। पहले भी प्रोक्योरमेंट में समहाउ फार्मासिस्ट का रोल था, लेकिन रोल में फार्मासिस्ट खुद से जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है या मैंने खुद थोड़ा फोर्सी किया है लोगों को इस डोमेन में, तो वो शायद उस तरीके से अपने रोल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और जहां पे फिर गैप क्रिएट होता है तो वहां पे ऑब्वियसली कोई ना कोई आके उस गैप को फिल जरूर करता है, आइदर वो फिजिशियन की शेप में हो या किसी और हेल्थ केयर प्रोफेशन की शेप में हो। ये तो हॉस्पिटल की बात रही है। अगर हॉस्पिटल से हट के भी हम बात करें, लाइक कम्युनिटी फार्मेसीज हैं, रिटेल फार्मेसीज हैं, इसमें भी प्रोक्योरमेंट में शायद फार्मासिस्ट उस तरीके से अपने रोल को एक्सेप्ट नहीं करता, तो दैट्स वाई वहां पे जो हम डिफरेंट पोजीशंस को टैग देते हैं, परचेज ऑफिसर को की एक पोजीशन आती है, वहां पे परचेजर्स की पोजीशन आती है, तो ये सारी पोजीशंस बेसिकली हैं फार्मासिस्ट की। अगर फार्मासिस्ट अपनी इस डोमेन पे ग्रिप कर लेता है तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत अच्छे तरीके से हॉस्पिटल के अंदर, कम्युनिटी फार्मेसीज के अंदर, रिटेल फार्मेसीज के अंदर बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हैं और कर रहा है। आजकल ये जो जैसे जैसे थोड़ा सा हमारा प्रोफेशन ग्रो करता जा रहा है, हमारे प्रोफेशनल फार्मासिस्ट की पोजीशंस पे आ रहे हैं विद अ वेरी वेल एक्सपीरियंस, तो वो अपने रोल को और अपने आप को, अपने प्रोफेशन को मनवा रहे हैं, तो उसके साथ ही ये रिफ्लेक्शन हमें डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट जगहों पे फार्मासिस्ट की प्रोक्योरमेंट में नजर आ रही है, और फार्मासिस्ट बहुत पॉजिटिव इस रोल को प्ले कर रहा है। ऑफ कोर्स फुरकान, सप्लाई चेन की आप बात करते हैं तो सप्लाई चेन तो प्रोक्योरमेंट का एक की एलिमेंट है जिसके बगैर प्रोक्योरमेंट कंप्लीट हो ही नहीं सकती। बाकी आपने वो पेपरा और टेंडर के प्रोसीजर, बिडिंग प्रोसीजर, वो इंशाल्लाह आगे डिटेल में हम बात करेंगे, वो प्रोक्योरमेंट का पार्ट है जिसमें फार्मासिस्ट, अगर मैं पीएनटी कमेटी की बात करूं तो उसमें भी फार्मासिस्ट का बड़ा मेजर रोल है। और अगर फार्मासिस्ट प्रोफेशनली साउंड हो और उसको हम इक्विप्ड करें फ्रॉम द यूनिवर्सिटी लेवल, डिफरेंट लेवल्स पे, तो मेरा ख्याल है कि वो इतना अपने क्वालिटेटिव्स पे भी और अपने प्रोफेशनल उस पे भी इतना स्ट्रांग होगा कि वहां पे वो किसी भी फिजिशियन को, तो खैर क्या, किसी और हेल्थ केयर प्रोफेशन को मेरा नहीं ख्याल उधर वहां पे कोई इन्फ्लुएंस वाला, अगर वो प्रोफेशनली अपना रोल प्ले करता है, टेक्निकली अपना रोल प्ले करता है, तो मेरा नहीं ख्याल वहां पे उस रोल पे कोई और बंदा आके उसका रोल प्ले कर सकता है। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा ज़ीशान, आपने इस चीज को हाईलाइट किया, और जैसे कि आपने बताया कि अब जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो रहा है, फार्मासिस्ट अपनी जो है वो फार्मासिस्ट जो अपनी आके वो पोजीशंस को, गैप्स को फिल इन कर रहा है, और उसकी वजह से एक हम काफी एफिशिएंट हेल्थ केयर सिस्टम मॉडल की तरफ पाकिस्तान को बढ़ते हुए भी देख रहे हैं। अच्छा, मैं आप दोनों ये अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगी कि आईटी एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी चीज को सक्सेसफुल बनाने के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। तो क्या हमारे जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है हॉस्पिटल्स का, क्या वहां पे भी डिजिटलाइजेशन पे फोकस किया जा रहा है, और क्या वो एनालिटिक्स हैं जिसको यूज करके हम अपनी, हमारे जो पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स हैं वो अपनी प्रोक्योरमेंट को एफिशिएंट जो है वो बना रहे हैं? तो फुरकान, आपसे स्टार्ट करते हैं, फिर ज़ीशान की तरफ मूव करेंगे। जी, डॉक्टर मतिया, आईटी इंडीड एक बहुत वाइटल कंपोनेंट है प्रोक्योरमेंट, पूरे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में। और अगर मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन की बात करूं तो बिल्कुल हम प्रोक्योरमेंट के डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं वो हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें ओरेकल है, सैप है। इसके अलावा फिर सर्टन, आपने एनालिटिक्स की बात की, तो इन्हीं सॉफ्टवेयर के साथ साथ कुछ ऑटोमेटेड प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिनका बेसिक पर्पस ये होता है कि आपकी मार्केट एनालिसिस आउट करना, सप्लायर आइडेंटिफिकेशन है, प्री क्वालिफिकेशंस हैं, इसी के साथ साथ मल्टीपल बायर टाइम, गेटर टाइम है, आपकी एलोकेशन ऑफ बजट वर्सेस स्पेंडिंग है। इस तरह के डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं जिसमें आपको ये आईटी सॉफ्टवेयर्स, इनबिल्ट सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट में अवेलेबल। और जो बड़ी मतलब लार्ज कॉर्पोरेशंस हैं, इंडस्ट्रीज हैं, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो बड़े हैं, कुछ सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी जो इन एनालिटिक्स पर फोकस कर रही हैं, क्योंकि इन एनालिटिक्स पर फोकस करने से ना सिर्फ आपका प्रोक्योरमेंट प्रोसेस एक यूनिफॉर्म होता है, साथ ही साथ आपको एक और चीज का अंदाजा होता है, दैट इज बजट एनालिसिस, कि आपने कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे आपका बजट ज्यादा स्पेंड होगा या हो सकता है। तो आपको ये एक हेड ऑफ टाइम प्रिपरेशन का मौका भी मिल जाता है। जी बिल्कुल। ज़ीशान, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसके अंदर?
जी बिल्कुल मैम। अगेन फुरकान, माशाल्लाह काफ़ी डिटेल में बता दिया है, लेकिन अगर मैं बात करूँ आईटी की, आईटी जो है वो बैकबोन ही मेरे लिए तो सच ये है कि बैकबोन है इंस्टीट्यूट की, जहाँ पे हम रिसोर्सेज हमारे बड़े लिमिटेड हैं, और वहाँ पे पहले कंसेप्ट लोगों का आईटी को लेके ये था शायद एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है, तो उन लिमिटेड बजट्स के अंदर माइट भी आईटी का जो डिपार्टमेंट है या आईटी की जो जिस भी डिपार्टमेंट को हम आईटी से इक्विप करेंगे तो शायद ओवरहेड उसके अंदर चार्जेस ऐड होंगे। लेकिन जिन इदारों ने आईटी को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, वहाँ पे उनकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट्स बहुत एफिशिएंट तरीके से हुई है। वहाँ पे जो प्रोसीजर है क्वांटिफिकेशन मेथड का, फिर वहाँ पे जो बजट की इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है वो बहुत जबरदस्त नजर आई है। इसके अंदर जब आईटी और जो इंस्टीट्यूट अभी भी आईटी को फोकस नहीं कर पा रहे, या और वो उनमें थोड़े से एलिमेंट्स ये हैं कि ऑलरेडी वहाँ पे जो लोग की पोजीशंस पे बैठे हुए जो डिसीजन मेकर्स हैं बेसिकली, वो शायद आईटी को ये मैंने बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूट में देखा है कि जो हमारे माशाल्लाह काफी एक्सपीरियंस लोग हैं की पोजीशंस पे बैठे हैं, शायद उनके आईटी वो इतना इक्विप नहीं है, तो उनकी एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स आईटी बहुत पुअर है। दैट्स वो रिफ्लेक्शन फिर हॉस्पिटल के हर डिपार्टमेंट पे आती है। अब मैं अगर प्रोक्योरमेंट की बात करूं तो उसमें भी रिफ्लेक्ट होती है। प्रोक्योरमेंट में जो चैलेंज आता है अगर आप आईटी बेस्ड नहीं है, तो सबसे बड़ा चैलेंज हॉस्पिटल में हमारे यहाँ आउट ऑफ इन्वेंट्री का आता है, शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन का आता है, एक्सपायरी मॉनिटरिंग्स का आता है। और आपका अगर इन चीजों पे आपकी ग्रिप नहीं रहती तो आप, मेरा ख्याल है कि बजट को लूज भी करते हैं और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी करते हैं। बाकी तो मेरा ख्याल है डिटेल सारा हो ही गया है, इतना ही ऐड करना जी। अच्छा, बिल्कुल, बड़ा अच्छा आप लोगों ने ये चीज एक्सप्लेन की। अच्छा, एक हम बड़ा जो बात करते हैं, और जब आप लोग, हम यूजुअली पढ़ भी रहे होते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ भी रहे होते हैं, तो एसेंशियल ड्रग लिस्ट की बड़ी बात की जाती है, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी की बड़ी बात की जाती है, और जेनेरिक प्रिस्क्राइबिंग पे बड़ा जोर दिया जाता है, और ये सारी चीजें। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि प्रैक्टिकल हद तक तो हम इस पे बात भी करते हैं, और बड़ा इस पे हम बड़े बड़े, एक आप लोग कह लेंगे डिस्कशंस भी कैरी ऑन हमारी होती हैं, हम डिस्कशंस भी कंडक्ट होती हैं। लेकिन आप लोग किस तरीके से इस चीज को वाकई ही प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होता हुआ देख रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ प्रोक्योरमेंट इन हॉस्पिटल्स? तो मैं आपसे एसेंशियल ड्रग लिस्ट, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, इनके बारे में थोड़ी सी चीज चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को बताएं। फुरकान, आपसे शुरू कर लेते हैं। जी, डॉक्टर, जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट की और हॉस्पिटल फॉर्मुलरी की आपने बात की, जहाँ तक वो तो मेरा ख्याल है कि मोस्टली हॉस्पिटल्स में इम्प्लीमेंट हो रही है। जो डॉक्टर ज़ेशान बात करते हैं पीटीसी कमेटी की, ये कलेक्टिवली पीटीसी कमेटी बोर्ड मीटिंग्स में डिसाइड करती है कि आपने कौन कौन सी हॉस्पिटल फॉर्मुलरी को इम्प्लीमेंट करना है अपने इदारे में, और फिर इदारा उन्हीं प्रोडक्ट्स की प्रोक्योरमेंट करता है। अन्य अगर इन केस कोई ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस आ जाए कि आपको आउट ऑफ प्रोक्योरमेंट की तरफ जाना पड़े, तो उसकी भी सर्टेन एसओपीज डिफाइंड हैं। तो मेरा ख्याल है वहाँ पे तो काफ़ी इदारे क्लियर हैं कि जी हमने एक हॉस्पिटल फॉर्मुलरी सेट की भी है। जहाँ तक हॉस्पिटल फॉर्मुलरी की भी बात है, मैं अपने एक्सपीरियंस में एक बात कहूँगा कि हमें हॉस्पिटल फॉर्मुलरी को विद टाइम टू टाइम रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने एक बात की है जेनेरिक प्रिस्क्राइबिंग की। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान उन ममालिक में नहीं है जहाँ पे जेनेरिक प्रिस्क्राइबिंग है। यहाँ पे मोस्टली ब्रांड प्रिस्क्राइबिंग ही होती है, और ब्रांड प्रिस्क्राइबिंग में भी बहुत कम इदारे हैं जो क्वालिटी प्रिस्क्राइबिंग की तरफ ज़्यादा, जिनका झुकाव होता है, उनका ज़्यादा झुकाव कॉस्ट की तरफ होता है। अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी फॉर्मुलरी में सर्टेन नंबर ऑफ ब्रांड, लेट्स से जिस तरह हमारी ऑर्गेनाइजेशन के एक रूल है कि हर जेनेरिक के अगेंस्ट मैक्सिमम आप 5 से 6 ब्रांड अपनी फॉर्मुलरी में रजिस्टर कर सकते हैं। इससे आप ओवर स्टॉकिंग और एक उस रूम को अवॉइड कर रहे हैं जो आपकी अनएथिकल प्रैक्टिसेस की तरफ एक विंडो जो बनती है। यहाँ तक तो बात ये जेनेरिक प्रिस्क्राइबिंग की। देन आपने बात की एसेंशियल मेडिसिन की। एसेंशियल मेडिसिन की भी लिस्ट बिल्कुल हॉस्पिटल्स में उसी एसेंशियल मेडिसिन को बेसिकली हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का ही पार्ट करके इम्प्लीमेंट किया जाता है। और लेट्स से मेरा ख्याल है कि एक सजेशन आपके क्वेश्चन से ज़रूर मैं देना चाहूँगा कि अगर हम इन फ्यूचर जेनेरिक प्रिस्क्राइबिंग की तरफ मूव करें तो उससे ना सिर्फ हमारे हेल्थ केयर सिस्टम पे लोड कम होगा, और
मेरा ख्याल है कि हमारे जो पेशेंट्स हैं एंड कंज्यूमर्स हैं उनको क्वालिटी मेडिसिन भी अवेलेबल होने का बेटर चांसेस हैं। जी बिल्कुल। जिशान, आप प्लीज इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। जी, इस पे मैम 3 चीज़ें आपने बात की। एक तो एसेंशियल ड्रग लिस्ट की, फिर आपकी आई इसके अंदर हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी की। तो जैसे फुरकान ने कहा कि हॉस्पिटल में जो उनकी हॉस्पिटल की अपनी एक हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी है, एसेंशियल ड्रग लिस्ट एज अ सेपरेट वहाँ पे कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो सेपरेटली एसेंशियल ड्रग लिस्ट का पड़ा हो। वो मर्ज ही है विद अ हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी। और हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी में भी मतलब हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ये वेरी करती है एज पर देयर एसओपीज और एज पर द डिसीजन ऑफ द कम्युनिटी। इसके अंदर जहाँ पे मैंने डिफरेंट इदारों में देखा है वहाँ पे इन्होंने अगर हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी की बात करें तो उस हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी में एक जेनेरिक के अगेंस्ट 5 से 6 डिफरेंट वेल रिप्यूटेड फर्म्स को शॉर्टलिस्ट किया हुआ है और इसमें जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर है वो भी डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि उन 5 से 6 फर्म्स के अंदर जो भी कॉस्ट पे विन कर रहा होगा तो 100% उसी को ही बिजनेस जा रहा होगा या उसी से मंथली प्रोक्योरमेंट हो रही होगी। तो इस पे इन्होंने डिवाइड किया है कि 20 to 30% ऑफ प्रोक्योरमेंट जो होगी वो हमेशा प्रोप्राइटरी उसकी मेडिसिन की होगी, यानी कि जो भी ब्रांड लीडर है उसके अंदर उसकी प्रोक्योरमेंट 25% मस्ट है कि उसकी जरूर की। रिमेनिंग जो आपका 65 to 70% की मेडिसिन है वो रेस्ट ऑफ जो फार्मास्यूटिकल्स शॉर्टलिस्टेड है उसमें से हो रही होगी। लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी के होने के बावजूद जो प्रिस्क्राइबर है वो प्रिस्क्राइब करता है हॉस्पिटल आउट ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी, जिसकी वजह से बजट का लॉस हॉस्पिटल्स में होता है। और बजट का लॉस कैसे होता है कि लेट्स से अगर मैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन की बात करूं तो मेरे पास अगर हॉस्पिटल में किसी XYZ ब्रांड की सिप्रोफ्लॉक्सासिन पड़ी हुई है और पेशेंट की साइकी पाकिस्तान के किसी भी कॉर्नर में देखें तो पेशेंट की साइकी ये है कि डॉक्टर ने जो भी प्रिस्क्राइब किया है वो उसको उसी नाम से चाहिए। अब जेनेरिक प्रिस्क्राइबिंग यहाँ पे बात आ गई, तो जेनेरिक प्रिस्क्राइबिंग तो मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में कहीं पे भी अभी इम्प्लीमेंट हो रहा है, होना चाहिए, लेकिन अगर आप क्वालिटी को मेंटेन करते हैं तब। बाकी ये कि हॉस्पिटल फॉर्मूलेरी है उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम आई थिंक सो एटलीस्ट 2 times इन अ ईयर होना चाहिए रिवाइज। और अगर जेनेरिक प्रिस्क्राइबिंग में हम आ जाते हैं तो हॉस्पिटल के अगर मैं रफ एस्टिमेट करूं तो मिनिमम 25 to 30% ऑफ बजट जो है फॉर प्रोक्योरमेंट वो हम इजीली सेव कर सकते हैं विद द क्वालिटी मेडिसिन। जी मैम। बहुत ही एक आपने इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया कि 20 to 25% ऑफ द बजट सेव किया जा सकता है विद दिस। लाइक दिस इज ह्यूज। अगर वाकई हम इस पे फोकस करें तो हम एक इतना पाकिस्तान के हेल्थ केयर सिस्टम को इतना एफिशिएंट हम बना सकते हैं। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को आजकल कोविड-19 है और लॉकडाउन का मसला चल रहा है और ये सारे इश्यूज हैं पाकिस्तान के अंदर भी, जारी बात है जैसे पूरी दुनिया में एक प्रॉब्लम आई हुई है, तो आप दोनों क्या देखते हैं कि किस तरीके से हॉस्पिटल प्रोक्योरमेंट इफेक्ट हुई है इस कोविड-19 की वजह से? जिशान, आपसे शुरू कर लें या पहले आपसे शुरू कर लें? फुरकान, पहले आपसे शुरू कर लेते हैं। राइट। अच्छा, कोविड-19 की वजह से मेरा ख्याल है डॉक्टर जिशान भी एग्री करेंगे, इससे एक ड्रास्टिक इम्प्लीकेशंस आई हैं पूरे हेल्थ केयर सिस्टम पे, क्योंकि जो सप्लाई चेन का पूरा एक प्रोसेस है ना, चेन है, वो सारी चेन ब्रेक हो गई है। इमरजेंसी की कंडीशंस थी, आप एग्जांपल ले लें जिस तरह PPEs की और बाकी किट्स जो मार्केट्स में यूज हुई हैं, फेस मास्क की एग्जांपल ले लें, फेस मास्क बिल्कुल मार्केट से गायब हो गए थे। फिर एक टाइम ऐसा आया था कि जी क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी नहीं आ रही थी, लॉजिस्टिक्स के भी इश्यूज थे, तो विद इन द कंट्री एक सर्टेन अमाउंट तक स्टॉक्स अवेलेबल थे जो लॉकडाउन बढ़ने की वजह से वो स्टॉक्स भी डिप्लीट हो गए। जहाँ तक बाकी बात है कि प्रोक्योरमेंट को तो इस तरह इसके ड्रास्टिक इम्प्लीकेशंस हैं। बाकी अगर मैं एक बात करूँ तो हेल्थ सिस्टम पे एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ऑल तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कोविड-19 की वजह से इस तरह है कि हम लोकल बहुत ज़्यादा वेंडर्स आइडेंटिफाई हो गए मार्केट में। कुछ वेंडर्स ने इसको एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अवेलेबिलिटी ऐसी होगी कि मार्केट फ्लड हो गई है, तो इस तरह एक पोटेंशियल
हमें पता लग गया कि हमारा जो सप्लायर पाकिस्तान में बैठा हुआ है वो लोकली भी उसी क्वालिटी की चीज़ प्रोड्यूस कर सकता है एट अ मच चीपर प्राइस के हम उसको बजाय के इंपोर्ट करें बाहर से, जिससे हमारा पूरा हेल्थ बजट पे और लोड पड़ता है। मेरा ख्याल है कि ये अच्छी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है। बाकी जो सारा सप्लाई चेन का जितनी भी चेन है वो पूरी तो डिस्टर्ब होगी, अवेलेबिलिटी तो इशू रहा था स्टार्ट में, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है हमने काफ़ी हद तक उसको ओवरकम कर लिया। जी माशाल्लाह, ये एक बड़ी पॉजिटिव साइन है कि चलें इस मुश्किल के साथ हमें ये चीज़ भी हुआ कि हमारी लोकल मार्केट जिसको हम बहुत अरसे से प्रमोट करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की लोकल फार्मा वैसे उस तरीके से अनफॉर्चुनेटली जो है प्रमोट नहीं हो पाई और हम ज़्यादा इम्पोर्ट के ऊपर और इस पे फोकस हमारा रहा है। लेकिन ये एक बड़ी अच्छी आपने पॉइंट ऐड किया है कि हमारा ध्यान अब अपने भी लोगों पे गया है कि हम खुद भी कॉम्पिटेंट होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे इस चीज़ की वजह से। अच्छा ज़ीशान, आप इसके ऊपर कुछ ऐड करना चाहेंगे? जी बिल्कुल। अब कोविड-19 की वजह से जो हमारा मैम इसके अंदर इफ़ेक्ट है हेल्थ केयर प्रोफेशंस में, अगर मैं बात करूँ तो बड़ा एब्रप्टली इफ़ेक्ट हुआ है। जैसे डॉक्टर फुरकान ने कहा, सप्लाईज़ का जो डिसकंटिन्यूएशन थी वो भी हमने लास्ट 1 मंथ की 45 डेज़ की अगर मैं बात करूँ तो उसमें बहुत एब्रप्टली इफ़ेक्ट हुई है हमारी सप्लाई चेन भी और प्रोक्योरमेंट भी। और इसके अंदर फिर जो चैलेंजेस हमने फेस किए थे, आज से अगर मैं 45 दिन पहले की बात करूँ तो उन चैलेंजेस में पीपीईज, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो थे उनकी अवेलेबिलिटी, फिर उनकी अवेलेबिलिटी के साथ फिर क्वालिटी, कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी, देन साथ ही उसके साथ अभी जो जिन प्राइसेस के ऊपर वो चीजें अवेलेबल थी, दैट इज अनअफोर्डेबल पब्लिक के लिए भी, इवन हॉस्पिटल के बजट भी उसके अंदर एक्सपायर हुए बहुत ज्यादा। जो एक चीज अगर आप सिंपल मास्क की बात करें तो मास्क का अगर लोकली जो हमें पैक मिल रहा था उस टाइम बहुत अच्छी क्वालिटी का भी, अगर मैं कहूँ 200-250 का जो 50 का पैक आ रहा था, वो अभी मेरा ख्याल है जब पीक पे गया जिस टाइम अवेलेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी तो वो लोगों ने 2000 2500 में भी किया। और इस पूरे दौरानिए में दो चीजें हुई हैं। एक तो ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें अपनी लोकल कैपेसिटी का पता चल गया कि नेशनली हम लोग ये कैपेसिटी रखते हैं कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स है, पाकिस्तान सेल्फ सफिशिएंट है कि अपनी पब्लिक के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने नेशनल्स के लिए वो इजीली बना सकता है, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी इन तमाम चीजों पे हमेशा से रही है। खासतौर पे अगर सर्जिकल डिस्पोजेबल्स की मैं बात करूं तो वो हमेशा से चाइना पे बहुत ज्यादा रही है। तो जब ये प्रॉब्लम आया था तो ये सारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब बंद था, तो यहाँ पे जो स्टॉक की थी वो डिप्लीशन आना शुरू हो गई विद द पैसेज ऑफ टाइम। उसमें फिर बहुत सारे लोग आए जो मैन्युफैक्चर से, जिन्होंने जो कैपेसिटी रखते थे लेकिन उनकी वो उस टाइम उस फैसिलिटी में नहीं थे लेकिन उनके पास कैपेसिटी थी, उस कैपेसिटी को उन्होंने यूटिलाइज किया और पाकिस्तान में वो जो शॉर्टेज का एक ड्यूरेशन गुजरा है उस शॉर्टेज से हमें बाहर निकाला। दूसरा, कुछ बहुत सारे लोग आपको पता है इस उसमें क्लोजर रहा है, काफी सारे बिजनेसेस का स्टिल है, लोग फेस कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी आए हैं जो इस फील्ड से रिलेटेड नहीं थे, तो उन्होंने ये बिजनेस एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी लिया और बहुत सारी चीजें, लेकिन वहां पे मेरा ख्याल है थोड़ा सा क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किया है। और अगेन मैं कहूंगा यहाँ पे, और इन शॉर्टेजेस के बहुत सारे लोग ऐसे भी आए हैं, जैसे दुकान ने कहा कि हमारी लोकल कैपेसिटी भी सामने आई और बहुत सारे वेंडर्स, बहुत सारे सप्लायर्स ऐसे भी निकल के हमारे सामने, लोग ऐसे भी आए जिसपे हमारी क्वालिटी भी कॉम्प्रोमाइज हुई। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे अनफॉर्चुनेटली जहाँ जो बहुत सारा बिजनेस कम्युनिटी है वो क्लोजर में है, तो बहुत सारे लोग कोविड की इक्विपमेंट्स को लेके, पीपीईज को लेके, जिसमें अगर मैं मास्क की बात करूं, पीपी सूट्स की बात करूं, गॉगल्स की बात करूं, सैनिटाइजर्स की बात करूं, तो बहुत सारे लोग जो इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स नहीं है, उन लोगों ने भी इस फील्ड में अपना रोल प्ले किया। तो मैं ये कहूंगा कि वहां पे फार्मासिस्ट का रोल बनता है कि वो उन क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज ना होने दें और क्वालिटी ही चीज को अपने हॉस्पिटल में, अपने इंस्टीट्यूट में, अपने पेशेंट्स के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए और पब्लिक के लिए इंश्योर करवाएं। बिल्कुल, जी बहुत आपने अच्छी बात की है ज़ीशान, और बिल्कुल मैं आपसे इस बात में एग्री करती हूँ। ये ज़रूर होना चाहिए और ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है और आई होप कि जो कुछ हमारे रेगुलेटर्स भी ये शो देख रहे होंगे तो उन तक ये आपकी बात पहुंची भी होगी। अच्छा, एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप दोनों से जो करना चाह रही हूँ वो मैं ये करना चाह रही हूँ कि आप दोनों काइंडली बताएं कि हमारा जो करंट करिकुलम है
आप दोनों को क्या लगता है कि वो कितना इस काबिल है कि जब आप लोगों ने ये फील्ड जो थी, आप इस फील्ड में गए, आपने ज्वाइन किया, प्रोक्योरमेंट है, ऑल्दो आई नो कि कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो सप्लाई चेन प्रोक्योरमेंट के बारे में ड्यूरिंग फार्म डी पढ़ाते भी हैं, क्वांटिफिकेशन के मेथड्स उन पे भी बात करते हैं सारा। लेकिन अगर हम इसको एज अपने करिकुलम को देखें तो करिकुलम में एज सच उस तरीके से ये चीजें एडेड नहीं है। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि हमारा करंट करिकुलम कितना इक्विप्ड करता है हमारे स्टूडेंट को इस फील्ड में जाके और वहां पे प्रैक्टिकली ये काम करने के लिए। फुरकान, हम आपसे स्टार्ट करते हैं। मैम अनफॉर्चुनेटली मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि फार्म डी के करिकुलम में हमारे जो भी फार्मेसी स्कूल्स हैं, वो जब मैं ग्रेजुएट हुआ था उस वक्त तक हमें कोई हैंड्स ऑन ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की जाती थी। मुझे अभी तक याद है कि मैं जब अपनी पहली जॉब की भी प्रोक्योरमेंट के लिए गया था तो मैंने अपने कुछ सीनियर्स हैं, इवन डॉक्टर ज़शान भी हैं, मैंने इन्हीं से एडवाइस की थी कि जी प्रोक्योरमेंट में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या भाई प्रोक्योरमेंट क्या होती है, क्योंकि मेरे माइंड में आपने चीज़ बस खरीद के आगे सप्लाई करी, बट इन रियलिटी प्रोक्योरमेंट इज इंटायरली अ डिफरेंट डोमेन। तो जहाँ तक आपकी बात है कि करिकुलम में अभी कितना हमारा करिकुलम, मुझे राइट नाउ एज ऑफ टुडे नहीं पता कि हमारे करिकुलम में क्या मॉड्यूल्स हैं, बट जहाँ तक आपका सजेशन वाला पॉइंट है तो मैं ज़रूर सजेस्ट करना चाहूँगा कि किन किन मॉड्यूल्स को हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखें जब आप एक दफ़ा फील्ड में आ गए ना तो आपको ना तो आपको कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है अनफॉर्चुनेटली, और ना आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का टाइम होता है, क्योंकि कोई भी सिस्टम सारा अपनी डे टू डे बेसिस की रनिंग रोक के आपकी तरफ माइल नहीं हो सकता। तो पहले तो स्टार्ट में मैं कहूँगा हमें पूरा सप्लाई चेन का मॉड्यूल इनकॉर्पोरेट करना चाहिए अपने फार्मेसी के करिकुलम में। सप्लाई चेन में डिफरेंट सेगमेंट्स आते हैं, जिसमें प्रोक्योरमेंट है, जिसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, एसेट मैनेजमेंट है, रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट है, वेयर हाउसिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट एक वाइटल कंपोनेंट है प्रोक्योरमेंट सप्लाई चेन का। पहले तो हमें ये 2 मॉड्यूल्स ऐड करने चाहिए, फिर देन कुछ ऐसे मॉड्यूल्स हमें ऐड करने चाहिए जो आपको इन अदर वर्ड्स हमें मार्केट में कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट बने। स्ट्रीट स्मार्ट कैसे? क्योंकि प्रोक्योरमेंट का एक एसेंस है आपने बिडर से सप्लायर से नेगोशिएट करना, कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स पे उनको लेके आना है। तो वो एक प्रोसेस नजर आई तो टीडीएस भी है और बड़ा स्मार्टली ना आपको उसको क्राफ्ट करना। फिर थर्ड आपके मॉड्यूल्स थोड़े से फाइनेंस के मॉड्यूल्स, जिसमें मार्केट एनालिसिस आप कैसे करते हैं, कॉस्ट एनालिसिस क्या होती है, किस तरह करते हैं, बजट आप कैसे एलोकेट करते हैं। मैं एक एग्जांपल दूंगा, हमारे अभी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट मंथ से एक एक्टिविटी स्टार्ट की, स्पेंड एनालिसिस। मुझे आइडिया नहीं था स्पेंड एनालिसिस का, लेकिन जब हमारी इस तरह ट्रेनिंग हुई, हम उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व हुए, तो स्पेंड एनालिसिस भी बहुत अच्छी और बड़ी कहते हैं अट्रैक्टिव डोमेन है। उसमें बेसिकली आपको पता लग रहा है कि आपने किन किन एरियाज पे कितना बजट इन्वेस्ट किया और कितना टाइम आप दे रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी स्टडी कैरी आउट करने के बाद हमें अंदाजा हुआ कि जिन का बजट हमने थोड़ा सा कम रखा है ना ऑन द लोअर लेवल, हमारा स्टाफ उस पर ज़्यादा टाइम अपना डिवोट कर रहा है। तो जब आप इस तरह की एनालिसिस करते हैं ना, एनालिटिक्स आपके पास आती है, तो आपको पता लगता है कि आपने किन किन डोमेन्स पे अपनी ज़्यादा एनर्जीज को स्पेंड करना है। तो एक तो मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि ज़रूर स्पेंड एनालिसिस का पता होना चाहिए। फिर प्रोक्योरमेंट में टर्म होती है बायर टाइम, बेटर टाइम। बायर टाइम और बेटर टाइम का डिफरेंशिएशन पता होनी चाहिए कि बेटर टाइम में सिर्फ वही वाली बात है कि जो हम प्रोक्योरमेंट की डोमेन से बाहर बैठे थे, हमें पता हो कि बायर टाइम में जितना सप्लाई चेन का कॉन्टैक्ट एंड बैलेंस होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव है, क्वालिटी है कि नहीं, फेयरनेस का इतनी पॉइंट्स है ना। मेरा ख्याल है करिकुलम में एक इशू क्या आता है कि यूजुअली ये सिर्फ फार्मेसिस्ट के साथ ही, कि हर फील्ड के साथ है कि बाय द टाइम आप ग्रेजुएट होते हैं तो आपको आइडिया या अंदाजा नहीं होता कि मैंने किस फील्ड की तरफ जाना है। तो आप ग्रेजुएशन के बाद हिट एंड ट्रायल नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है कि लास्ट ईयर जो आपका फाइनल ईयर है उसमें ही स्टूडेंट्स ने कुछ मॉड्यूल्स इनकलकेट की, बेसिक जो है ना उन सब डोमेन्स का, वो हम आपको सिखा रहे हैं ताकि फिर लेटर ऑन आपको इश्यूज ना हो ट्रेनिंग के। और जब मार्केट में आपका फार्मेसिस्ट उतरे तो वो नॉलेज वाइज भी इक्विप्ड हो और एक्सपीरियंस से वो विद द पैच ऑफ टाइम आ जाता है, लेकिन उसको जो स्टार्टअप एक्सपीरियंस पे नॉलेज है ना वो जरूर होनी चाहिए।
बिल्कुल मैं आपकी बात के साथ एग्री करूंगी। एक्चुअली एक बहुत बड़ी शायद हमारा एज एन एकेडमिशियन जो मैं देखती हूँ अपने करिकुलम के अंदर ड्रॉबैक वो ये है कि हेल्थ इकोनॉमिक्स एक बहुत इम्पॉर्टेंट डोमेन है जो कि हेल्थ टेक्नोलॉजी को बैकअप करती है लेटर। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हेल्थ इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट ना हमारे करिकुलम के एडिट है, ना हमारे स्टूडेंट्स को उस तरीके से उसकी नो हाउ होती है, ना उनको पढ़ाया जाता है। और हेल्थ आईटी के साथ भी हम उसको उस तरीके से लिंक करके और मॉडलिंग के ऊपर हम अनफॉर्चुनेटली फोकस नहीं करते। हालांकि अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड को देखें तो बिग डाटा की अब तो सारी गेम है जिसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बिग डाटा पे सब लोग जा रहे हैं। और डेफिनेटली होना चाहिए। और इसको मुझे लगता है बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमारा कहीं कंसेंसस नहीं हो पाता किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए। वो भी आपने जैसे पहले एक बात की थी कि एक जो जिशान ने एक बात की थी कि जो लोग शायद हमारी सीनियर पोजीशंस पे बैठे हुए हैं, थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट है कि मे बी वो आईटी स्किल्स को उतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते। और वो जो एक रेजिलियंस होनी चाहिए टूवर्ड्स अडेप्टिंग द न्यू टेक्नोलॉजीज या दुनिया में जो चेंजिंग ट्रेंड्स है या ब्लेंडिंग लर्निंग एजुकेशन का कॉन्सेप्ट जो आ रहा है, हम अनफॉर्चुनेटली अभी तक उसको मूव नहीं कर पाए। तो बिल्कुल मैं एग्री इस करूंगी आपके साथ फुरकान इस चीज के ऊपर। आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? बल्कि आपके चैनल का नाम भी, मैंने कहा आपके चैनल का नाम भी द चेंज है, तो होपफुली हम इस प्लेटफॉर्म से वो चेंज ला बिल्कुल हम इस चीज को बिल्कुल हम फोकस करें कि हम वी द सोसाइटी चेंज में। हैं। तो हम इसको जरूर इंशाल्लाह करेंगे ये, और हम मुख्तलिफ कोर्सेज भी करेंगे। और अगर आप देखें तो हम एक मॉडल भी लेके आएंगे आप सब लोगों की। ये डिस्कशंस के बाद हम एक पेपर की तरफ जा रहे हैं जो कि हम जरूर प्रेजेंट करेंगे मुख्तलिफ उसके बारे में। अच्छा जिशान, आप अगर कुछ ऐड करना चाहें इसके अंदर प्लीज। इसमें बस थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा कि हेल्थ इकोनॉमिक्स की आपने बात की, उसमें बड़ा मेजर एलिमेंट है प्रोक्योरमेंट का। और जहां तक करिकुलम का रहे, हम भी अपनी बात करें तो जिस टाइम हम लोग ग्रेजुएट होके निकले थे और अपने प्रोफेशनल करियर का स्टार्ट किया था, तो आई वाज नॉट अवेयर विद द पेपरा कि पेपरा रूल्स क्या हैं, प्रोक्योरमेंट की जो प्रोसेसेस हैं वो क्या होते हैं, इन्वेंट्री को की एफिशिएंट मैनेजमेंट क्या होती है, इन्वेंट्री मॉनिटरिंग क्या होती है। अब ये सारी चीजें पार्ट है प्रोक्योरमेंट की सप्लाई चेन की। अगर थोड़ा सा हमारा सिलेबस इस तरीके से मॉडिफाई हो जाए कि एक सब्जेक्ट हो और वो सब्जेक्ट अगर प्रोक्योरमेंट है, प्रोक्योरमेंट में फार्मासिस्ट के पास, जैसे फुरकान ने कहा कि फार्मासिस्ट के पास जब वो ग्रेजुएट हो जाता तो उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं सामने, और उन अपॉर्चुनिटीज को उसको फिर डिसाइड करना होता है अपनी नेचर या अपने इंटरेस्ट के हवाले से कि मैंने किस डोमेन में जाना है। लेकिन हर डोमेन में मेरा ख्याल है 90% प्रोक्योरमेंट, अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो वहां पे रॉ मटेरियल की प्रोक्योरमेंट होती है, प्लानिंग होती है, क्वांटिफिकेशन होती है, और देयर रॉ मटेरियल भी और फॉर देयर फिनिश प्रोडक्ट्स भी। सेम अगर मैं हॉस्पिटल की बात करूं तो वहां पे भी जो मेन रोल है वो प्रोक्योरमेंट का ही है, और उसके अंदर फिर अगेन वो पेपरा का इफेक्ट आता है और फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट का इफेक्ट आता है। ये अगर चीजें हम ऐड कर दें, और लास्ट में एक और चीज, हमारी जो जितने भी प्रोफेशनल फार्मासिस्ट जब एक फार्मासिस्ट फाइनल ईयर में आता है तो उसको एक ट्रेनिंग इस चीज पे भी दी जाए कि हाउ टू डील विद द प्रोफेशनल्स, कि आपका जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं जिनके साथ जब आप प्रोफेशनल करियर स्टार्ट करेंगे तो आपकी जो डीलिंग है उन लोगों के साथ, चाहे वो फार्मास्यूटिकल्स है, चाहे फिजिशियंस है, चाहे अदर पैरामेडिकल स्टाफ है, उनके साथ आपकी डीलिंग कैसे होगी प्रोफेशनली। ये अगर ऐड हो जाती है तो मैं आपको थोड़ा सा और ऐड कर दूं कि पाकिस्तान में मैंने बहुत सारे ऐसे फार्मासिस्ट देखे हैं जो इस टाइम की पोजीशंस पे बैठे हुए हैं प्रोक्योरमेंट की, और बहुत अच्छा हैंडसम अमाउंट विड्रॉ भी कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिव रोल प्ले भी कर रहे हैं। और वजह पीछे क्या है कि उनकी जो ग्रिप है अपनी डोमेन में, प्रोक्योरमेंट की डोमेन में, वो बहुत प्रोफेशनली साउंड है। ट्रांसपेरेंसी के लेवल्स उन्होंने बहुत अच्छे रखे हुए हर लेवल पे। तो मेरा ख्याल है कि इस चीज को हमारे करंट करिकुलम के साथ एडिशनली ऐड करना चाहिए स्टूडेंट्स के लिए कि वो जब मार्केट में आए तो इन चीजों के ऊपर इक्विप्ड होके हैं। जी बिल्कुल बड़ी अच्छी आप लोगों की तरफ से सजेशंस आएंगे। और जैसे फुरकान ने मेंशन किया है कि हमारे चैनल का नाम भी वी द चेंज है, तो मे बी हम यहाँ से इंशाल्लाह रिक्वेस्ट करेंगे आप जैसे प्रोफेशनल से कि हम एक ट्रेनिंग का आगाज करें। और जो हमारे लोग, क्योंकि ऑब्वियसली हम एक नेशनल लेवल के ऊपर अपनी जो है वॉइस तो एक कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जाए, हमारी सजेशंस जाए, हमारा हम एक स्ट्रेटेजिक पेपर प्रेजेंट करें। बट मेरा ख्याल है कि हमें एक ट्रेनिंग का वो जो एक एलिमेंट है और कनेक्टिंग पीपल विद ईच अदर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई थिंक कि ये एक प्लेटफॉर्म होगा जो हमें हेल्प आउट करेगा इस चीज के लिए भी।
और हम इंशाल्लाह आप लोगों को भी उसके अंदर पूरा ऑन बोर्ड लेंगे, और हम ये ट्रेनिंग इस जो है चैनल से भी हम कोशिश करेंगे कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें जहाँ से ये स्टार्ट हो। अच्छा, मैं एक इम्पोर्टेंट आप लोगों से करने लगी हूँ, जिसका मुझे लगता है बहुत देर से आप दोनों की इतनी इंथुजियास्टिक गुफ्तगू सुनने के बाद हमारे बहुत से यंग फार्मासिस्ट के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा। बहुत सी प्रोक्योरमेंट की जॉब्स आती हैं, अनाउंस होती हैं, एडवर्टाइज होती हैं, क्या वो तरीका है या वो क्या आप टिप्स देना चाहेंगे हमारे यंग फार्मासिस्ट को फॉर सिक्योरिंग दोज जॉब्स? फुरकान प्लीज, आप पहले, आपसे शुरू करते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए अगर तो आप विद इन कंट्री लेट्स से पाकिस्तान में गवर्नमेंट जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक जो बेसिक पेपरा रूल्स है ना उनकी ग्रिप होनी चाहिए। टेंडरिंग का प्रोसेस क्या होता है, ओपन टेंडर किस तरह होता है, स्टेज वन इस तरह की। फिर हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी भी सर्टेन सेट SOPs होती है। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरव्यू करने जा रहे हैं तो ट्राई टू प्रिपेयर अहेड ऑफ टाइम। आप उनकी वेबसाइट देखिए, उनकी वेबसाइट पे उनका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस या अटेंड सर्विसेज व्हिच दे आर ऑफरिंग टू बी मेंशन। थर्ड, आपको अगर बीइंग अ फार्मासिस्ट आप है तो आपको एटलीस्ट योर एम्प्लॉयर वुड एक्सपेक्ट कि जी आपको मेडिसिन, सर्जिकल डिस्पोजेबल का बेसिक ABC बताओ। इलेक्ट्रोमेडिकल की अनफॉर्चुनेटली फिर बात को थोड़ी सी सब्जेक्ट से हट के, क्योंकि हमारे करिकुलम में इलेक्ट्रोमेडिकल की दूसरा हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कोई नहीं है, तो इलेक्ट्रोमेडिकल का भी अगर हम करिकुलम में पोर्शन ऐड कर दें तो वो भी दिक्कत होगा। इसी तरह जितनी भी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस, कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का नेगोशिएट करना, फिर नेगोशिएट के बाद बिडर्स ने सॉर्ट ऑफ कन्क्लूजन बनाया होता है, वो कलेक्टिवली आउट ऑफ टेंडर प्रोसेस अरेंजमेंट हो जाती है, उसको आपने कैसे ब्रेक करना है, कैसे अवॉइड करना है। फिर ड्यूरिंग प्रोक्योरमेंट प्रोसेस आपके अगर लेट से कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगी तो आप उसको किस तरह रेक्टिफाई करते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो यूजुअली आपके इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं जो प्रोक्योरमेंट की जॉब्स होती है। तो अगर आप बीइंग अ फ्रेश ग्रेजुएट है तो एटलीस्ट योर एम्प्लॉयर वुड एक्सपेक्ट कि आपको एटलीस्ट टेक्निकल या जो बुक लर्निंग है ना उसमें आप स्ट्रॉन्ग है। तो इंशाल्लाह इसके बाद अगर आपकी चीज़ों में क्लैरिटी है। बिल्कुल, हम इंशाल्लाह आपको जी फुरकान, आपकी थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही थी। जी अब आ रही है मेरी आवाज? जी आ रही है। आप जो लास्ट में कुछ कह रहे थे? मैं कह रही थी कि अगर हमारा फ्रेश ग्रेजुएट भी इन चीज़ों पर फोकस करें तो जिस तरह डॉक्टर ज़ियान ने मेंशन किया कि प्रोक्योरमेंट में हमारे कुछ ऐसे फार्मासिस्ट भी हैं जो माशाल्लाह अच्छी लुक्रेटिव अमाउंट उनकी टेक होम सैलरी है, तो इशू नहीं होना चाहिए। अगर आप अपनी प्रिपरेशन, एक डायरेक्शन आपको मिल जाए ना, आप उस पर डायरेक्शन को पकड़ लें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक बात की। और ज़िशान, काइंडली आप इस पे कुछ प्लीज ऐड करें। जी प्लीज। हेलो जी आवाज आ रही है जी। अच्छा, इसमें हम अपनी जी 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 जिस इदारे में मैं हूँ मैम, उसमें हम बहुत सारे इंटरव्यू पैनल्स के अंदर मैं उनका मेंबर रहा हूँ, इंटरव्यू पैनल का। तो जब कैंडिडेट आता है फॉर द इंटरव्यू, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहली किसी भी पोजीशन के लिए अगर कोई अप्लाई कर रहा है, फार्मासिस्ट अप्लाई कर रहा है, अगर वो हॉस्पिटल फार्मेसी एज अ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट अप्लाई कर रहा है, तो वो पहले अप्लाई कर पता होनी चाहिए। जैसे फुरकान ने कहा कि पेपरा वो पढ़े, पेपरा तमाम इदारे, पेपरा एक गाइडलाइन है, पॉलिसीज है जो आपको एक डायरेक्शन देती है। उसके अंदर एडिशनली हर हॉस्पिटल, हर इंस्टीट्यूट कुछ SOPs अपने मर्ज करता है उन गाइडलाइंस के अंदर। और अगर आपने गाइडलाइंस देखनी है कि हॉस्पिटल जो है, जिस हॉस्पिटल की प्रोक्योरमेंट के पोजीशन के अगेंस्ट मैंने अप्लाई किया है, तो पेपरा की साइट के अंदर हेल्थ एंड मेडिसिन का एक कॉलम आता है। उस कॉलम के अंदर एक्टिव टेंडर्स आते हैं। उन टेंडर्स को जब आप क्लिक करते हैं तो हॉस्पिटल्स के, डिफरेंट हॉस्पिटल्स के, गवर्नमेंट है, सेमी गवर्नमेंट है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो हॉस्पिटल्स अपने टेंडर्स को अनाउंस करते हैं जहां पे टर्म्स एंड कंडीशंस दी होती है। वो टर्म्स एंड कंडीशंस समहाउ SOPs का पार्ट ही होती है। तो वो मेरा ख्याल है फार्मासिस्ट को काफी इक्विप्ड कर सकती है
अगर हम उनके नॉलेज की बात करें तो उन टर्म्स एंड कंडीशन को देखते हुए वो जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करना जा रहा है तो उसको ये पता है कि यार अगर टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा है भाई क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ये कि इतने फला एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो वो उन डॉक्यूमेंट्स को भी सर्च करे, ये डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है। इन डॉक्यूमेंट्स से इस जो उन्होंने अटैच एनी प्रोडक्ट और फॉर सप्लायर, तो फायदा क्या है। अब जब वो अपने आप से क्वेश्चनिंग करेगा तो जब वो फिर उनकी कोशिश करेगा कि देखे कि इसके पीछे बेस क्या है, इसके पीछे उसको और जो इदारा एक चीज मांग रहा है वो क्या चीज मांग रहा है। अगर वो इन चीजों के ऊपर कर लेगा तो मेरा नहीं ख्याल कि प्रोक्योरमेंट में किसी भी जगह पे अगर इंटरव्यू के लिए जाएगा तो वो कहीं पे भी उन क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर पाएगा, क्योंकि मोर और लेस प्रोक्योरमेंट का मॉडल तमाम इंस्टीट्यूट का एक ही है। और वो मैंने बताया कि मोस्टली पेपरा को ही फॉलो करते हैं फॉर द प्रोक्योरमेंट पर्पस। और टर्म्स एंड कंडीशन से जो उनके एसओपीज का रिफ्लेक्शन आ जाती है कि हॉस्पिटल ने क्या क्या एसओपी अपने साथ मर्ज किए, उनको अगर देख लेता तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई अपनी उस पोजीशन को सिक्योर करने में कहीं भी प्रॉब्लम आए। जी, मैं आज आप दोनों का इस चैनल के तवज्जुह से एक चीज आप दोनों से ये एक एग्रीमेंट ले लेती हूँ कि अगर हमारे जो भी यंग फार्मासिस्ट हमें हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करेंगे और ये चीज लिखेंगे कि उनको ये ट्रेनिंग चाहिए, तो हम आप दोनों को दावत देंगे कि आप उन लोगों को ट्रेन जरूर करें। क्योंकि हम सब लोग बात करके तो निकल जाते हैं, लेकिन जब ट्रेनिंग की बात आती है तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हमें मेंटोर्स नहीं मिलते। तो मैं इस चैनल के उससे आप लोगों को एक ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर हमारे पास आपके लिए दोनों के लिए ये आती हैं, लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं और हमें कमेंट करते हैं कि वो ये ट्रेनिंग चाहते हैं, तो हम आप दोनों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप फिर हमें ये कमिट करके जाएं कि आप वो एज ए ट्रेनर हमें वो ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करेंगे। जरूर जरूर इंशाल्लाह अब एंड में इंशाल्लाह। बड़ा मजा आ रहा था आप लोगों से इस बारे पूरी डिस्कस करते हुए, ये बात करते हुए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो एंड में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगी कि एज अ फार्मासिस्ट, एज अ पॉजिटिव फार्मासिस्ट, अभी हम बहुत ज्यादा नेगेटिविटी सुनते हैं प्रोफेशन को लेके, प्रोफेशन में कुछ नहीं रखा हुआ और ब्ला ब्ला। तो मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगी कि माशाल्लाह आप जैसे आप लोगों ने अपने प्रोफेशन में एक्सेल किए, बहुत कम टाइम में आप लोगों ने बहुत एक पोजीशन अचीव कर बड़ी माशाल्लाह हैंडसम सैलरी पे आप लोग काम कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है आप भी पाकिस्तान के ही फार्मासिस्ट हैं, यहीं से ग्रेजुएट हैं, यहीं से सारा कुछ आप लोगों ने किए। तो आप एक पॉजिटिव मैसेज दें, एक उस नोट पे एंड करें अपने उन तमाम फार्मासिस्ट के लिए जो भी आपको यहाँ पे देख रहे हैं, अपने सीनियर्स के लिए, अपने जूनियर्स के लिए। स्पेशली मैं आपको वो यंग फार्मासिस्ट का इसको कोई मैसेज देने के लिए कहूंगी जो अभी फील्ड में या तो आ चुके हैं या आने वाले हैं। तो प्लीज फुरकान आपसे स्टार्ट। जूनियर हूँ इस वक्त राइट नाउ इस मीटिंग रूम में, तो मैसेज तो ये है कि पहले तो अपनी प्रोफेशन को ओन करें। मतलब हम जो हैं हम वो अपने प्रोफेशन की ही वजह से है, और कोई भी प्रोफेशन अच्छा या बुरा नहीं होता, प्रोफेशन वही होता है जो आप जैसा उसको बनाते हैं। एक तो अपने पहले ना प्रैक्टिकल चीजें ठीक करने से पहले अपने माइंड में चीजें ठीक करें कि जी फार्मेसी से बेहतर, अब मैं फार्मेसी में आ गया हूँ, मैंने फार्मासिस्ट बन गया हूँ, फार्मेसी से बेहतर मेरे पास कोई और प्रोफेशन नहीं है। मैंने अक्सर ऐसे फार्मासिस्ट भी देखे, अनफॉर्चुनेटली मेरे से सीनियर हैं, लेकिन वो ऑल्दो है तो फील्ड में, लेकिन वो स्टिल फार्मेसी पे क्रिपिंग करती हैं। तो हम उस तरफ नहीं जाते, हम फोकस करते हैं अगर आप फार्मासिस्ट है जी, आप मेरा प्रोफेशन सबसे बेहतर प्रोफेशन है। और जब भी आपको कोई मसला हो, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा इस बात को 8 दफा 10 दफा जरूर रिपीट करें कि मेरा प्रोफेशन सबसे बेहतर प्रोफेशन है और अपनी प्रोफेशन में ही मैंने एक्सेल करना है। जब आप मेंटली इस चीज पे आ जाएंगे ना, तो वो कहते हैं ना दिमाग से आप ठीक होंगे ना, तो आपके इर्द सारी चीजें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बात शेयर करूं कि मल्टीपल इंस्टेंसेस ऐसे आते हैं कि आप जिसमें थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड फील करते हैं, आप कहते हैं कि मैं मेरे साथ ही क्यों हुआ या नहीं होना चाहिए था, लेकिन स्टिल अगर आप परसिस्टेंस या डिटर्मिनेशन से कैरी ऑन करते रहें, अपने आप को मेंटली फिट रखें, पॉजिटिव रखें, ऑप्टिमिस्टिक एक माइंडसेट रखें। सेकेंडली आप कोशिश करें कि दुनिया में जो भी चीजें डेवलपमेंट हो रही हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड, वो आपको पता हो। ये ना हो कि आप 5 साल पहले ग्रेजुएट हुए तो आपकी नॉलेज 5 साल बाद ऑब्सोलीट हो जाएगी। आपको
देखना है कि दुनिया में क्या बात हो रही है। जिस तरह अभी हमारी डिस्कशन के बीच में डॉक्टर मदिया आपने एक पॉइंट मेंशन किया कि दुनिया सारी बात कर रही है बिग डाटा पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज से 10 साल पहले प्रोक्योरमेंट में कोई रोल नहीं था, लेकिन आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने प्रोक्योरमेंट पे जिस तरह बजटिंग को कम किया है, जो डॉक्टर ज़ीशान कहते हैं कि कॉस्ट मिनिमाइजेशन, ये सारा हमें एनालिटिक्स के थ्रू पता लगा है। आज का अगर फार्मासिस्ट फील्ड में एंटर हो तो फार्मासिस्ट को ये चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी वो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है ना उसकी रिवैम्पिंग कर सकेगा। तो लास्टली मैं अपने पॉइंट के नंबर 1 आप ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ फील्ड में आए कि मेरी फील्ड सबसे बेहतर फील्ड में एक्सेल करना है, मैंने ग्रो करना है। अपने रोल मॉडल बड़े आइडेंटिफाई करने की, मैंने इन सर्टन लोगों को रोल मॉडल बनाया भी, जो भी आपकी फील्ड में वतन का वतन डेवलपमेंट से उनसे एक वाकफियत रखी। इसका बहुत सिंपल सा हल है, इंटरनेट सबके पास है, जो मेजर वेबसाइट्स हैं आप उन पे उनके न्यूज़लेटर से सब्सक्राइब हो जाएं, आपको हफ्ते बाद न्यूज़लेटर आना शुरू होंगे, आप वो पढ़ना शुरू कर दें। शुरू में थोड़ा सा आपको बोरिंग काम लगेगा, लेकिन मतलब पैसे ऑफ टाइम आपकी जो नॉलेज होगी वो इम्प्रूव करना शुरू कर देगी। और जब आप किसी से कोई बात करेंगे तो आप अगले को ज़्यादा अच्छी तरह इन्फ्लुएंस या परसुएट कर सकेंगे अपनी तरफ। थर्ड की काम करें आप फार्मेसी की जिस भी फील्ड में है उसमें काम ऑनेस्टी के साथ, लगन के साथ करें। रिवॉर्ड आप लोगों से एक्सपेक्ट मत करें, आप रिवॉर्ड अल्लाह से एक्सपेक्ट करें। अगर आप नेक नियति के साथ मेहनत से काम कर रहे हैं ना तो रिवॉर्ड आपको ऊपर वाले की तरफ से मिलेगा, अगर आप पोटेंशियल यूज। ये मेरे 3 मेजर पॉइंट्स हैं जिसमें मैं क्लोज करना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात की आपने फुरकान के, लोगों से एक्सपेक्ट ना करें, अल्लाह से रिस्पेक्ट करें। और द थिंग इज कि देयर इज नेवर अ शॉर्टकट टू एनी लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस। तो ज़ीशान आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप माशाल्लाह, मैं एक खूबी में ज़ीशान की बताती चलूँ यहाँ पे कि ज़ीशान को मैंने अभी तक जितने मैं फार्मासिस्ट से मिली हूँ उनमें मैंने सबसे ज्यादा ज़ीशान को पॉजिटिव फार्मासिस्ट देखा है। तो मैं ज़ीशान से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ये पॉजिटिविटी का मैसेज आज उन तमाम यंग फार्मासिस्ट को भी दे, बिकॉज आई ऑलवेज वांट कि हमारे जो बहुत से फार्मासिस्ट हैं वो अगर 100% नहीं तो कहीं कोई 50-60% भी वो पॉजिटिविटी ज़ीशान जैसी ले लें तो शायद हमारा प्रोफेशन जो है उसको हम बहुत सही मानों में पॉजिटिवली प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो ज़ीशान प्लीज मैं आपसे कहूंगी कि आप अपना मैसेज जी जरूर। डॉक्टर मदिया, इसमें मैं एक चीज ऐड करूंगा। जब मैंने फार्मेसी स्टार्ट की थी, जब मेरा एडमिशन हुआ, तो बहुत सारे लोग प्लान कुछ और कर रहे होते हैं, लाइक एफएससी में या तो डॉक्टर्स के लिए देख रहे होते हैं या कुछ और। मैक्सिमम वही लोग हैं जो एमबीबीएस के लिए ट्राई कर रहे हैं। मैंने तो फार्मेसी को बाय चॉइस एज अ प्रोफेशन चूज किया था जब मैं एफएससी में था। और यही वजह है कि हमने जब मैंने अपने प्रोफेशनल करियर को स्टार्ट किया तो विलिंगली एक्सेप्ट किया था। अपने उस प्रोफेशनल करियर पॉजिटिव लेके चलते हैं तो आपका इंटरेक्शन पॉजिटिव लोगों के साथ होता है। आप हर चीज जो आपकी कन्वर्सेशन है, जो आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, वो उन्हीं लोगों के साथ होते हैं जो आपको एनकरेज करते हैं, ना कि डिस्करेज करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारा जब मैं अक्सर सोशल मीडिया पे भी हमारे डिफरेंट साइट्स हैं, डिफरेंट पेजेस बने हुए हैं जिसपे मैं उनका भी एक साइलेंट मेंबर हूँ। साइलेंट मेंबर क्यों? क्योंकि वहां पे जो अब फार्मासिस्ट है, एक तो फॉरेन ग्रेजुएट हुआ होता है, यानी कि अभी वो एक्सपीरियंस नहीं है। दूसरा ये कि वो सारे लोग अपने ही प्रोफेशन को मुझे लगता है कि शायद डिस्करेज करें, और उस कम्युनिकेशन का मैं पार्ट कभी नहीं बना कि यार मुझे उस टाइम को वेस्ट नहीं करना जिस टाइम में मैं प्रोडक्टिविटी की बात कर सकता हूँ। तो मेरा ख्याल है कि जितने भी यंग फार्मासिस्ट हैं, रादर देन के अपने प्रोफेशनल फार्मासिस्ट को पॉइंट आउट करें, रादर देन अपने इस प्रोफेशनलिज्म को, अपनी डोमेन को पॉइंट आउट करें या डिस्करेज करें, उन लोगों के साथ कांटेक्ट रखें, उन लोगों के साथ बात करें जो लोग आपको इनकरेज करते हैं, या जिन लोगों को आप अच्छी बेहतर पोजीशंस पे देखते हैं, वही लोग आप ट्रैक दिखा सकते हैं। अदरवाइज आप ऐसे माइंडसेट के साथ बैठे कि नहीं यार साल के बाद ये बात कर रहे हो कि यार शायद मैं, हमारे इस प्रोफेशन के साथ जितनी अपॉर्चुनिटीज फार्मासिस्ट के पास है कि आप अपने माइंडसेट के साथ, आप अपनी हैबिट्स के साथ, आप अपने इंटरेस्ट के साथ जो डोमेन आप अडॉप्ट करना चाहते हैं, आपके पास ऑप्शन है। आप अगर बहुत ज्यादा टॉकटिव हैं, आपको अगर टूरिज्म बहुत अच्छा लगता है, तो मार्केटिंग में आपके पास डिफरेंट लेवल्स पे डिफरेंट पोजीशंस है। और सेम अगर मैं बंदा वो जो एक पोजीशन पे बैठ के काम करने का आदी है, उसको कहता है यार मेरे पास ऑफिस में बैठ के काम करूं, इंडस्ट्री उन लोगों को प्रमोट करती है
मेरी जिस दोस्त बहुत जरूर लगे उनको, हर बंदे को लगता है जब टाइम आते हैं तो आपके पास बेशुमार ऑप्शंस नजर आ रहे थे। उन ऑप्शंस में 6 मंथ्स या विद इन 1 ईयर आप अपनी फील्ड को चूज कर लें कि मैंने किस फील्ड में जाना है। आप इंटर्नशिप का आपको मौका मिलता है ड्यूरिंग स्टडीज, आप उस स्टडीज में उन इंटर्नशिप करें डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट इंडस्ट्रीज में, डिफरेंट डोमेन्स के अंदर, रेगुलेटरी बॉडीज के साथ, तो आप अपनी फील्ड को इजीली चूज कर सकते हैं और अपना इंटरेस्ट देखते हुए कि मेरा इंटरेस्ट है क्या, आप उसको एक तो फाइनल कर लें। अदरवाइज मैंने बहुत सारे फार्मासिस्ट ऐसे भी देखे हैं अनफॉर्चुनेटली जो 5-5, 6-6 साल टेस्ट एंड ट्रायल के अंदर ही लगे हुए हैं। वो टेस्ट एंड ट्रायल वाले फार्मासिस्ट बेसिकली ना अपने लिए कुछ सिलेक्ट कर पा रहे हैं, ना चूज कर पा रहे हैं। मेरा ख्याल है शायद वो प्रोफेशन को उस तरीके से एक्सेप्ट कर ही नहीं सके, और वही नेगेटिविटी का रोल प्ले करते हैं फॉर अदर फार्मासिस्ट, फॉर द यंग कम्युनिटी। जब यंग कम्युनिटी बात करती है तो वो अगर सीनियर फार्मासिस्ट में उन 5-6 लोगों के साथ कांटेक्ट में आ जाए और वो एक बेहतर बात कर सकते हैं, एक बेहतर पोजीशन पे है, बेहतर डायरेक्शन दे सकते हैं और बेहतर गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अपनी कम्युनिटी के लिए, तो यंग फार्मासिस्ट के लिए यही पैगाम है कि भाई पॉजिटिव चीजों को अडॉप्ट करें, पॉजिटिव लोगों के साथ बैठें, पॉजिटिव बात को सुने और पॉजिटिव बात को ही फैलाएं। बस बहुत ही यही मैसेज है। बहुत ही खूबसूरत बात ज़िशान ने की, और इसी पे हम अपना प्रोग्राम एंड भी करेंगे कि पॉजिटिव बात करें, पॉजिटिव बात को सुने और पॉजिटिव बात को ही फैलाएं। और आई होप कि ये बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो हम सब फार्मासिस्ट की तरफ से, आप सब फार्मासिस्ट की तरफ है, क्योंकि चेंज कोई और नहीं है, चेंज हम सब खुद हैं, और चेंज का स्टार्ट भी हम सबको खुद ही अपने आप से करना है। तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस शो में हमें ज्वाइन करने का और इतनी एनलाइटनिंग टॉक का। आई होप फार्मासिस्ट वुड हैव बीन वेरी मोटिवेटेड, और हम आपको इंशाल्लाह दोबारा वो ट्रेनिंग का वादा भी याद दिलाते रहेंगे, और हम आपको इंशाल्लाह दोबारा लाइव सेशन से भी लेते रहेंगे, लेकिन शर्त ये है कि हमें सब्सक्रिप्शन आएंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और इंशाल्लाह अगली दफा फिर किसी और बहुत ही डायनेमिक फार्मासिस्ट के साथ हम अपने अगले शो में आपको दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।